स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजिंग ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट फंक्शन दैट इज प्लानिंग स्टडी किया था। प्लानिंग इज द बेस राइट ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अभी सेकंड फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग। अभी ऑर्गेनाइजिंग क्या है? तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना, एक तरीका है, प्रोसेस है, वे है टू आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर। जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है, जो भी जरूरत की चीजें हैं, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है किसी प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए, तो उन रिसोर्सेज को एक साथ लाना, टुगेदर लाना, सच एज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड। एंड फिर ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग करना, मतलब क्लासीफाई करना, अलॉटमेंट करना एंड फिर उनको अरेंज करना, देन प्रॉपरली फॉर उन सबको प्रॉपरली अरेंज करना, जितने भी रिसोर्सेज उनको अच्छे से प्रॉपरली अरेंज करना, ताकि है ना जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो है ना ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके। सो इन प्लानिंग में क्या था कि द मैनेजमेंट डिसाइड करते थे कि व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है इन फ्यूचर में क्या करना है। एंड वेयर एज जबकि है ना ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मतलब डिसाइड्स द वे। ये क्या करता है? ये वे डिसाइड करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि किस तरीके से कर पाएंगे काम, एंड मीन्स टू अचीव, और जो है ना कौन कौन से मीन्स यूज करेंगे, मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे अचीव करने के लिए। व्हाट हैज बीन प्लान, जो प्लानिंग की गई है उसको अचीव करने के लिए क्या वे होंगे, कौन से तरीके होंगे, कौन से मेथड होंगे, एंड कौन से रिसोर्सेज, कौन से मीन्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये जो सेकेंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए इन रियलिटी। सो विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय, और इनको प्लानिंग कौन करता है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है प्लान्स को, एंड उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे द सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि टू और मोर एक्टिविटीज को एक साथ, एक्शंस को एक साथ कंपाइल करके मतलब उनको कंपाइल करके एट द सेम टाइम, सेम समय पर उनको है ना कंपाइल करके यूज में लाना। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कफोर्स मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनका कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन, फिर फिजिकल मतलब मशीनरी वगैरह, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, उन सबको एक साथ कंपाइल करना, सिंक्रोनाइज करना एंड कंबाइन करना आर एस्टेब्लिश्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये सब एस्टेब्लिश किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नाउ डेफिनेशंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग के? तो पहला जो टर्म ऑर्गेनाइजेशन है, आप सब इस शब्द से वाकिफ हो, आपके इस कॉमर्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स आपके सब्जेक्ट का नाम ही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, राइट। तो हम मैनेजमेंट का पार्ट स्टडी कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इट इज अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है, एक like it is a company, it's a corporate, okay, whereas it is a unit or a group of people। ये क्या है? एक यूनिट है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे लोग काम करते हैं, कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही एम होता है ना, सबके अलग अलग एम नहीं होते यहाँ पे, राइट। तो ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं एक काम को करने के लिए। वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस एंड अ फंक्शन। ये एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है, एक सम ऑफ द डेफिनेशंस आर एज फॉलोस। कुछ डेफिनेशंस यहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मोनियन रेले इन्होंने जो डेफिनेशन दी है ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन। ये क्या है? एक टाइप है, फॉर्म है हर एक ह्यूमन एसोसिएशन का फॉर एट द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पज। अगर कॉमन पर्पज, कॉमन गोल को अचीव करना है तो ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मीनिंग है, डेफिनेशन है गिवन बाय द क्नूज एंड ऑर्डनेल। उनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ये क्या इन्वॉल्व करता है, इसमें क्या इंक्लूडेड रहता है? तो यहाँ पे ग्रुप्स रहते हैं, एक्टिविटी की ग्रुपिंग मतलब अलॉटमेंट ऑफ एक्टिविटीज एंड नेसेसरी टू अकम्प्लिश, जो जरूरी है किसी भी गोल को, किसी भी प्लान को अचीव करने के लिए जो नेसेसरी है, एंड द असाइनमेंट ऑफ दिस एक्टिविटीज, और इनके जो असाइनमेंट्स है, वर्क है, राइट, वो है ना
अलॉट किए जाते हैं टू अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट को सेल्स रिलेटेड वर्क दिया जाएगा, परचेसिंग डिपार्टमेंट को परचेसिंग रिलेटेड वर्क अलॉट किया जाएगा, एंड द प्रोविजन ऑफ अथॉरिटीज, और वहाँ पे सुपरवाइजर्स वगैरह रखे जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, एंड डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज necessary to accomplish goals and plans, and the assignment of these activities to appropriate departments, and the provision of authority, delegation and coordination। तो इस तरीके से नोट्स एंड ऑर्डिनल का बोलना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आपको सारे डेफिनेशंस नहीं लिखने, आपको एक डेफिनेशन याद रखनी, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। ओके, तो यहाँ पे कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं कि आप कौन सा आपको रखना है, आपको चाहिए तो सिंपलेस्ट मून एंड रिले का भी आप रख सकते हो, डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, ठीक है। देन थियो हैमन, इनका क्या कहना है कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। ये क्या है, डिफाइन करना है काम प्रोसेस को एंड उसको ग्रुप करना है, मतलब उसको अलॉट करना है एक्टिविटीज को ऑफ द एंटरप्राइज, एंड एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम, और कौन उसके के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल कौन होगा उस वर्क के लिए, तो वो भी वो फाइनलाइज करते हैं। एंड इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस द मैनेजर डिफाइंस, मैनेजर डिफाइन करता है, डिपार्टमेंटलाइजेस and assigns activities so that they can be most effectively executed, ताकि है ना मैनेजर जब उसको डिफाइन करेगा, कौन करेगा ये सब तो मैनेजर करेगा, he will define, वो डिपार्टमेंटलाइज करेगा, मतलब वो अलग अलग अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक्टिविटीज को, एंड असाइन करेगा ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज, एंड ताकि उसका इफेक्टिवली एग्जीक्यूशन हो पाए, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, राइट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, नीड क्या है, वाई इट इज़ नेसेसरी, नेसेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग की नेसेसिटीज़ क्या है, तो इन्हीं सब का आंसर एक ही है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो उसका भी ये सेम आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ऑर्गेनाइज, पहले तो आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना होगा, छोटा सा आपको मीनिंग बताना होगा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, अगर ये लेंथी आंसर है तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिर एक डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर उसके बाद में आप इंपॉर्टेंस से आपका आंसर स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न विद द ग्रुपिंग एंड असाइनिंग, ये किससे रिलेटेड है, किससे कंसर्न है, तो ग्रुपिंग मतलब अलॉट एंड असाइनिंग, ड्यूटीज असाइन करना, अलॉट करना द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वर्कफोर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में और एम्प्लॉयज में, वर्कफोर्स मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। इम्पोर्टेंस किस तरीके से हम बता सकते हैं, तो पहला इम्पोर्टेंस है इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। ये है ना क्या कहाँ हेल्प करता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में एंड ऑपरेशन दोनों में हेल्प करता है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई, ये है ना हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को ग्रुप में डिवाइड करने में। सो ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये किसका काम होता है, कौन असाइन करता है ड्यूटीज एंड ऑल, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो हेड होता है, ओके। वेयर एज प्रोसेसिंग का मतलब है अकॉर्डिंग टू इट इज ऑपरेशनल एक्टिविटी, ऑपरेशनल एक्टिविटी है, मतलब एग्जीक्यूशन, हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उस काम को। दस ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, मतलब इट हेल्प्स, इट एंश्योर्स दैट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनको हेल्प करता है, इनको मतलब वर्क्स को अलॉट करने में, ग्रुपिंग में एंड असाइनिंग द ड्यूटीज में हेल्प करता है। नाउ ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग, अच्छी ग्रुपिंग होगी ऑफ द टास्क, काम का अच्छे से डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ वर्क, ओके, एंड द एम्प्लॉयज देर इज इंक्रीज इन, तो उससे क्या होगा, क्या फायदा होगा, अच्छे से ग्रुपिंग होने पे क्या फायदा होगा, टास्क एंड एम्प्लॉयज को बराबर से डिवाइड करने पे प्रॉपर वे में, उससे प्रोडक्शन वर्क इंक्रीज होगा, एंड है ना रिडक्शन इन वेस्टेज। तो रिडक्शन इन वेस्टेज मतलब जो रिसोर्सेज वेस्ट होने वाले होते हैं वो वेस्टेज भी कम हो जाएगा, एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और है ना ऐसा एक काम रिपीटेशन, मतलब एक काम दो तीन जन को, मतलब अननेसेसरीली उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा काम का, इज रिस्ट्रिक्टेड एंड इफेक्टिवली डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल। डेलीगेशन मतलब जिसको अथॉरिटी दी जाती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट टास्क टू बी डन ऑन टाइम, तो वो डेलीगेशन भी प्रॉपर वे में हो जाता है।
नाउ सेकेंड है ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। तो ये स्पेशलाइजेशन किस तरीके से, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इज अ नेटवर्क, ये नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स है इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स में डिवाइड होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटा मोटा बिजनेस में होता है ना, बड़ा होता है तो उसमें है ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, और ये नेटवर्क हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। सो दिस डिविजन ऑफ वर्क, जो डिवाइड करना है, अलॉटमेंट करना है, यहाँ पे ग्रुपिंग करना है वर्क का, हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन। उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी डेवलप हो जाता है इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो काम जिसको मिलना चाहिए उसको प्रॉपर वे में मिलेगा तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं अराइज होगी, वेस्टेज नहीं होगा, राइट। सो स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल जो एफिशिएंसीज है उसको इंक्रीज करता है कौन, यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजिंग। अगर आप प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करोगे वर्क को तो यहाँ पे एक्टिविटीज प्रॉपरली जो प्रॉपर पर्सन को मिलेगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो उसके वजह से है ना ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, रिडक्शन डिक्रीज हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या करता है, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन लेकर आता है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है डिफाइंस द जॉब्स प्रॉपरली। ये है ना प्रॉपरली है ना जिसको जो काम मिलना चाहिए उसको प्रॉपर जॉब डिफाइन करता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब, राइट काम राइट पर्सन को मिले, राइट मैन एट राइट जॉब विच कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग पीपल। वो किस तरीके से हम उनके एफिशिएंसी, उसके स्किल, उनके क्वालिफिकेशंस, उनका एक्सपीरियंस देखकर उनको काम दिया जाता है ना। सो फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस। सो दिस इज हेल्पिंग इन डिफाइनिंग द जॉब्स प्रॉपरली, और इससे प्रॉपर जॉब्स प्रॉपर डिफाइन हो जाएंगे एंड विच क्लैरिफाइज द रोल ऑफ एवरी पर्सन। और उससे ना हर पर्सन को, हर काम करने वाले को, उनको क्या करना है, कैसे करना है, उनको उनका रोल, उनको जो एक्ट करना है उनका, वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। Now fourth one is what clarifies authority and responsibility। तो किस किस को क्या अथॉरिटी मिली है, किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी क्लैरिफाई हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग के वजह से। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस अ रोल टू एवरी मैनेजर, हर एक मैनेजर को उनका रोल डिफाइन करता है, बताता है। दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग, मतलब हम किसको क्या अथॉरिटी देते हैं, क्या पोजिशन देते हैं, ओके तो उसके ऊपर डिपेंड करता है टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाइंग द वे ही हैज टू एक्सरसाइज, किस तरीके से उसको अपने पावर को यूज करना है, मतलब उसको किस डिपार्टमेंट का मैनेजर बनाया गया तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा ना, सो दैट द मिस यूज ऑफ पावर्स डज नॉट टेक प्लेस। तो फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो वो मिस यूज नहीं करेगा अपने पावर्स का। वो वेल डिफाइंड जॉब्स, अच्छे तरीके से अगर जॉब्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको पता है कि आपका जॉब क्या है, स्टडी करना, यू हैव टू स्टडी वेल, राइट। तो आपको मुझे पता है कि आपको स्टडी अच्छे से करना है, तो आप अपना वहां पे फोकस करोगे। तो इसी तरीके से मैनेजर्स को जब उनके जॉब्स बताई जाती है, उनका काम क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी मैनेजर्स की वर्किंग प्लेस पे, एंड टू मैनेजर्स वर्किंग, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड उसकी वजह से दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। और उसका अल्टीमेट उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन की अगर प्रोडक्टिविटी लेवल है ना, जो प्रोडक्शन लेवल वो इंक्रीज होगा तो वहां पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होने के पूरे चांसेस होते हैं, राइट। तो इस तरीके से जब है ना क्लैरिफिकेशन रहता है, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन रहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो ये इट बिकम्स वेरी ईजी एंड एफिशिएंट वर्किंग, वहाँ पे एफिशिएंट वर्किंग पॉलिसीज डेवलप हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से ये फोर्थ जो है वो इम्पोर्टेंस है, उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट। नाउ एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन, ये ऑटोमेटिकली है ना एवरी वर्क डिपार्टमेंट में है ना कोऑर्डिनेशन डेवलप कर देता है, एक दूसरे के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्मूथ वर्किंग, क्योंकि सबका एक ही एम होता है, एक ही गोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी मिले, उसकी प्रोडक्टिविटी हो, उसकी गुडविल इंक्रीज हो मार्केट में, राइट। सो दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग
कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के बीच में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सेल्स एंड परचेस के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। किस तरीके से, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, अगर यहाँ खाली परचेस हो रहा है रॉ मटेरियल का, ओके, एंड प्रोडक्शन वर्क टाइम पे नहीं हो रहा है, सेल्स मार्केट में सेलिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या फायदा है। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। खाली परचेस करके नहीं रख सकते ना, सेल भी उतना होना जरूरी है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट क्रिएट्स क्लियर कट, ये क्लियर कट रिलेशनशिप बता देता है अमंग पोजीशंस एंड एंश्योर्स, ये एंश्योर करता है, हेल्प करता है म्यूचुअल कोऑपरेशन में अमंग द इंडिविजुअल्स। नाउ कोऑर्डिनेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल, और अलग अलग लेवल पे भी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, उनमें भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के स्मूथ फंक्शन के लिए ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो ये कौन एंश्योर करता है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग एंश्योर करता है, एस्टेब्लिश करता है। नाउ सिक्स्थ वन इज हेल्प्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे दिस फंक्शन डिटरमाइंस डिफरेंट पोजिशंस, अलग अलग पोजिशंस को डिटरमाइन करता है ये फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, ओके, ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट, then activities and the rules are clearly structured. The most care is taken, ज़्यादा से ज़्यादा केयर कहाँ पे लिया जाता है, ध्यान कहाँ दिया जाता है, while placing right person। आपको है ना हर एक काम के लिए एक सही बंदा रखना जरूरी होता है, सही जॉब के लिए, राइट। अगर कोई है ना गुड परचेसर है और आपने उसको सेल्स में डाल दिया, तो वो प्रॉपर सेलिंग नहीं कर पाएगा। तो हर बंदे को अपने जगह पे सही पर्सन को सही जॉब देनी जरूरी है, विथ राइट अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको जॉब मिलनी चाहिए, राइट। सो इट इज अचीव्ड थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क। और ये किस तरीके से अचीव कर सकते हैं हम, तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करने पे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर डेलीगेशन देना, मतलब उसको पावर देना, ओके। सो दिस ऑल लीड्स टू एफिशिएंट, और इससे इसका अल्टीमेट इफेक्ट होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन पे, कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बन पाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी। तो इस तरीके से ये इट हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देन सेवेंथ वन इज हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अभी यहाँ पे द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से स्मूथली फंक्शन कर रहा है, काम बराबर हो रहा है, एफिशिएंट है, प्रॉपर टाइम पे सब काम खत्म हो रहा है, सेल्स भी अच्छे से हो रहा है, उसकी रेपुटेशन भी इंक्रीज हो रही है, तो क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, देन कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर्सन। कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल है ना सिंगल परफॉर्मेंस नहीं होता, सिंगल पर्सन का परफॉर्मेंस नहीं होता है, ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, राइट। सो यूज ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक्स ब्रिंग एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस, उसके वजह से वर्क प्लेस पे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है एंड ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो करता है। और इसकी वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए तो वो ग्रोथ कर सकते हैं अपनी, और अपने ना बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड। अगर अच्छे से डिफाइंड होगा, अच्छे से डिवीजन ऑफ वर्क होगा, तो ही ये पॉसिबल है। देन यहाँ पे 8th वन है क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, सबको अपने पे ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तो क्लैशेस एंड फाइट्स नहीं होंगे, राइट, अमंग द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब पोजिशन, इट क्लियरली स्टेट्स द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी पर्सन। हर एक बंदे को उनकी ड्यूटी पता होती है, एवरी वन कैन वर्क अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से उनको काम करना है, तो झगड़े और फाइट वाली बात भी नहीं आएगी। सो क्लैरिटी इन जॉब्स एंड पावर्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन, उससे मेंटल सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, एंड इट क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बीच में अपनी कि वो सिक्योर्ड है, उनकी जॉब सिक्योर्ड है, वो सेंस भी डेवलप होगा, राइट। तो मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजिंग है वो हेल्प करता है क्रिएट करने में, सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करने में भी, मेंटल सेटिस्फेक्शन में भी हेल्प करता है। द 9th वन इज स्कोप फॉर इनोवेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर्स द रोल्स एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। क्या करना है तो उसके अकॉर्डिंगली पर्सन बंदा सोचेगा, अपना प्लान आउट करेगा, राइट, अपना एफर्ट्स वो उसी काम के लिए देगा, तो वो इनोवेटिव आइडियाज भी लेके आ सकता है, राइट। सो एम्प्लॉयज कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज, अपने अपने नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज लेके वो आगे आ सकते हैं, अपना काम अच्छे से, अपनी वेल परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को। सो दिस प्रोवाइड्स इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप
टैलेंट एंड फ्लॉरिश द नॉलेज, अपना नॉलेज फ्लॉरिश करने में, बढ़ाने में, अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं बाई ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज़, नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आके। उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी और फिर मैनेजर को भी इंक्रीमेंट, ग्रोथ वगैरह उनकी भी चलती रहेगी। सो दिस स्कोप फॉर इनोवेशन इनटू adopting new changes in the methods of work is possible only through a set of organizational structure। अगर proper organizational structure होगा तो ही ये पॉसिबल है। देन 10th है यहाँ पे इम्पोर्टेंस हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर है ना बराबर से टास्क डिफाइंड रहता है, डिफाइंड टास्क है मतलब वेल डिफाइंड वर्क है, तो वहाँ पे ना जो रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज नहीं होगा। हाँ मैक्सिमम यूज तो होगा लेकिन वेस्टेज नहीं होगा, तो उसको ऑप्टिमम वर्ड यूज किया जाता है। मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं करते, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मतलब वहाँ पे वेस्टेज वाला आ जाता है। जहाँ पे ऑप्टिमम वर्ड आ गया मतलब reduction in wastage and full utilization of resources। So this function provides different jobs to different employee। अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग जॉब अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई किया जाता है ना, उनको किसको कौन सा क्या काम मिला है, क्या टास्क पूरा करना है, राइट। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन उनको पे करने वाली, किस काम के लिए पे करने वाली है। सो ड्यू टू दिस क्या होगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम्स पॉसिबल। जो जिस काम के लिए स्पेशल है वो काम अच्छे से कर पाएगा। एंड दिस राइट, तो मतलब बोलते हैं ना राइट पर्सन राइट वर्क एट राइट टाइम, राइट। सो दिस राइट वर्क फोर्स यूटिलाइजेस, जो राइट पर्सन राइट बंदा काम कर रहा है अगर उस डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो वहां पे रिसोर्सेज भी ऑप्टिमम लेवल तक यूज होंगे, मतलब वहां पे वेस्टेज नहीं होगा। सो जो कंपनी के जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है, मतलब जो उन्होंने इच्छा रखी कि क्या उनको अचीव होना चाहिए, वो अचीव करने में उनको इजीली उनको अचीव हो जाएंगे, आर अचीव विद इन द डिफाइंड पीरियड, जो दिए गए समय में पूरे हो सकते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। और यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। आप सबको अभी प्रेयर करना है कि जल्दी से आपकी कॉलेजेस रीओपन हो जाए, आप कॉलेजेस डेली कॉलेजेस जाना शुरू कर दो, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका रोज का डेली का इंटरेक्शन हो जाए, अपने टीचर से मिल पाओ, और अपनी जब आपकी कॉलेज रीओपन प्रे करो कि इस आपको सितंबर के पहले कॉलेज रीओपन हो जाए। और ये कब पॉसिबल है, जब हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे तभी पॉसिबल है, राइट। तो हमें प्रेयर करते रहना है। और फिर आपको एक अच्छा सा अपने टीचर्स डे के लिए, आपको अपने कॉलेज के टीचर्स के लिए एक अच्छा सा टीचर्स डे का प्लानिंग करना है। तो आई होप आपको लेक्चर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।